जैसा कल भी मैंने शेयर किया था, ट्यूटोरियल्स में पैटर्न के हिसाब से हमको उसमें कुछ सोचने का है। जो बुक में डायरेक्टली बहुत लेंदी अगर पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन लर्न फुली। शॉर्ट नोट्स में देखेंगे, हाइलाइट्स में देखेंगे तो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। और ट्यूटोरियल्स जो है उसे इसी बात के लिए दिया जाता है कि हम पूरा उसको रिकॉल कर सकें। एंड it is not necessary that all the points you get in one book alone. You have to refer 2 books, 3 books, internet also. So I am trying to give the tutorial in the same way. Now we will see this tutorial. देखें आप कि आपको स्क्रीन पर देखना स्टार्ट हुआ? हेलो सर, शेयरिंग आ रहा है ना? तो देखिए यूनिट 1 का ट्यूटोरियल है ये वाला, सेमेस्टर 7 है हमारा, कोड 7028 A4 चॉइस के अंदर लिया है वो वाला है। एडवांस मशीनिंग प्रोसेसेस, जुलाई दिसंबर 2020. Attempt all the questions. First question here is, what are the important design considerations for ultrasonic machining? Design considerations, as I told yesterday also, for the design consideration we have to look into the what material we have selected, what process we have selected to perform the operation, to machine the component as per the requirement of the drawing, and as per that process, what are the design consideration means not for the design of the component, designing for the process. What are the limitations for that process? What are the advantages of that process? What are the disadvantages of the process? Then, depending upon the material of the workpiece, depending upon the material to be removed, depending on the hardness, toughness, machinability, ductility, whether the selected process will comply with that material or not, that is to be seen. उसके हिसाब से हमको डिजाइन कंसिडरेशन में मेन चीजें लिखनी पड़ती हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी लिमिट ये है, इसकी लिमिट ये है, इसकी लिमिट ये है। तो डिजाइन कंसिडरेशन में उतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, व्हाई इज प्री शेपिंग और प्री मशीनिंग ऑफ पार्ट्स जनरली डिजायरेबल इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेसेस? एक्सप्लेन। As I told earlier, that this type of machining, all conventional, unconventional machines are for the finishing of the dimensioning. Or if the whole dimensions are, or the configuration of the dimension is such that it cannot be done by the earlier process, then very small sizes can be made freshly on these machines. डील करने का है, कुछ और करने का है, कंटूरिंग हमने टूल के ऊपर बना दी तो वैसी की वैसी कंटूरिंग बन जाएगी। तो ये चीजें जो हैं कि अगर हमको ज़्यादा मशीनिंग नहीं करने की है तब क्या करना पड़ता है, तब हमको पहले से ही उसमें रफ मशीनिंग करके एक तरीके से रखना पड़ता है, फाइनल डायमेंशनिंग ही उसके अंदर हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई प्री मशीनिंग एंड प्री शेपिंग। प्री मशीनिंग मीन्स एक्सेसिव मशीनिंग, जितनी भी है पहले रफ मशीनिंग, क्लोजर टू द फाइनल डायमेंशन, up to that limit we have to machine it with the older methods. अगर वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो then we have to design the tool in such a way that it can be achieved with the newer method. तब हमको ऐसा करना पड़ेगा, टूल का डिजाइन वैसे ही करना पड़ेगा। Otherwise, if it is possible, we have to go for the conventional machining methods only.
क्योंकि नए मेथड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, उस पर हमको कम से कम टाइम देना पड़ता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी दिया था हार्ट का ऑपरेशन। हार्ट का ऑपरेशन, उसमें कम से कम तो 30-40 आदमियों की टीम उसी कमरे के अंदर अलग अलग सेक्शंस में होती है। जो मेन हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, उसका टाइम कीमती है। एक दिन में उसको 10 ऑपरेशन करने के हैं बड़े हॉस्पिटल के अंदर। तब उसको ओपन करने का है, उसको स्ट्रेच करने का है, फिर और कुछ करने का है, बेहोश करने का है, उसकी प्रिपरेटरी करने की है, वो सब दूसरे लोग करते रहते हैं। वो मेन डॉक्टर जो है, जिसको बाईपास करने का है, वो अलग अलग टेबल पे जाएगा। अगर उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चार टेबल लगी हुई है, चारों पर धीरे धीरे शेड्यूल के हिसाब से, उस फाइनल डॉक्टर के हिसाब से शेड्यूलिंग करके प्रोसेस की जाती है। 11 बजे स्टार्ट हुआ था मरीज को बेहोश करने का, 1-1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद, है ना, वो जो है उसका ओपन करके सब कुछ रखा हुआ, वो आएगा और अपना परफॉर्म करेगा, है ना। उसके बाद वो दूसरी टेबल पे जाएगा, उसके बाद वो तीसरी टेबल पे जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो मेन डॉक्टर है उसका टाइम कीमती है, तो उसके लिए प्रिपरेटरी पहले करके रखनी पड़ती है, उसके शेड्यूल के हिसाब से, टाइम लेग के हिसाब से। टेबल नंबर 1 के ऊपर 10 बजे स्टार्ट होगा, टेबल 2 के ऊपर 11 बजे स्टार्ट होगा, टेबल 3 के ऊपर 12 बजे स्टार्ट होगा, टेबल 4 के ऊपर 1 बजे स्टार्ट होगा। वहां वो अपना काम करके और दूसरे टेबल पे जाएगा, तीसरे। सेम में यहाँ पर प्री शेपिंग और प्री मशीनिंग इसलिए करके रखनी पड़ती है कि मेरे को अपनी वर्क टेबल के ऊपर से यूएसएम कर रहा हूँ, तो वहां पर आइटम उठाया फाइनल शेपिंग के लिए, वही टूल लगा हुआ, अलाइन किया और वो अपना काम करने लग जाएगा। सेव फॉर 15 मिनट्स, सेव फॉर 10 मिनट्स, उसको हटा के फिर दूसरा पीस लगा देंगे टू सेव द टाइम। मैन पावर, मशीन पावर, मशीन आवर, मैन आवर, उसके लिए हमको प्री मशीनिंग और प्री शेपिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ईसीएम विद ए नीट स्केच। प्रिंसिपल क्या है इसका? डायग्राम बनाना है। जितने भी प्रोसेसेस हैं, हमको सबके डायग्राम बनाते आना चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो डायग्राम अगर आप बना देंगे तो ये मानिए कि 50% मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। डायग्राम नीट, और अगर टाइम कम मिल रहा है बिल्कुल लास्ट के अंदर, तो जैसे कहते हैं लाइन डायग्राम, उतना जरूर बनाते आना चाहिए। अब प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ईसीएम। प्रिंसिपल ऑफ ईसीएम, प्रिंसिपल टू सर्वाइव, वी शुड ब्रीथ, वी शुड ड्रिंक द वाटर, वी शुड ईट द फूड। ये प्रिंसिपल है। चौथा प्रिंसिपल क्या है? जो सेफ्टी मेजर हमको लेने के हैं, जो हमको नेचर ने सिखाए हैं, उसको अडॉप्ट करने का है। जबरदस्ती पानी में जाके खड़ा हो जाऊंगा तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सांस लेना, खाना पीना उससे अलग चीज है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? दैट वी शुड अवॉइड, वी शुड कीप अवे विद ऑल द थ्रेट्स which can damage us or which can bring to the death। तो ऐसे प्रिंसिपल के अंदर अगर हमको बताने का है, तो इसमें प्रिंसिपल यही है कि हमको मशीनिंग जो है करने का, मेटल रिमूवल करने का है। और मेटल रिमूवल हमको कैसे करने का है? केमिकल मशीनिंग से भी एसिड डालेंगे, कुछ और डालेंगे, तो वो मटेरियल को ईटिंग स्टार्ट कर देगा। अगर उसके साथ में कम्बिनेशन ऐसा है तो, कम्बिनेशन ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा। एसिड भी किसी जार में रहता है ना, उस जार की तो ईटिंग नहीं होती है। तो हमको वो मेथड देखने का है कि वो इसकी कॉम्पैटिबिलिटी रहे। और दूसरी चीज, हाउ टू इनहांस, हाउ टू इंक्रीज द मशीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेथड मैंने यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन किया, है ना। टूल की शेप मैंने ऐसी बनाई कि उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है मेरा
मशीनिंग होने लग जाती है। तो ये प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा वो प्रिंसिपल के अंदर लिखा है। यहाँ पर हमको लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज नहीं देने के हैं। हाउ टू परफॉर्म ए ऑपरेशन, एन ऑपरेशन that is to be given here. Next, what are the advantages of unconventional machining methods over conventional? What are the advantages? Same, whatever problems we were facing earlier, those are to be incorporated, those are to be included here. 4-5 चीजें हैं ना. Time consuming was more. We were not able to machine the component. Heat generation was more. Our tool was not effective. Tool was blunting very fast. Resharpening was required again and again. We were not getting proper finish. We were not getting proper dimensions. Those are the reasons. Because of those, we gone for research, development, and then find the new methods. तो उनके एडवांटेजेस क्या है? जहाँ वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वो इनके एडवांटेजेस है. फास्ट रेट मिलता है, अच्छी फिनिश मिलती है, एमआरआर हमारी बढ़ती है. टेम्परेचर राइज जो अगर होता है तो फ्लो, चाहे वो एयर का हो, गैस का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट का हो, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो स्लरी का हो, उससे उसको मेकअप कर लेते हैं, है ना. एडवांटेजेस क्या है कि जो हमको चाहिए था वो हम करके देख पा रहे हैं. ये हमारे अनकन्वेंशनल मेथड्स के एडवांटेजेस हैं. यूनिट 1 के ये है. अब इसी तरीके से हम यूनिट 2 पे आते हैं. यूनिट 2 में क्या क्या है? पहले तो हमको सिलेबस पता होना चाहिए कि यूनिट 2 में क्या क्या था. हमारे पास में ECM था, ठीक. तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन फॉर केमिकल मशीनिंग? डिजाइन कंसिडरेशंस गौर से पढ़ें. सिर्फ केमिकल मशीनिंग की बात कर रहा है, सिर्फ केमिकल मशीनिंग की बात हो रही है. केमिकल मशीनिंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. और ये प्रोसेस कितनी पुरानी है? 4000 साल पुरानी है, करीब 4000 साल से ज्यादा पुरानी. तो इसमें इम्पोर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है. इसीलिए ट्यूटोरियल नाम दिया है इसका. ध्यान दे रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि हम पुराने जमाने के मेथड से लिमिटेड था, कॉपर के ऊपर एसिड से ही काम करते थे बस. न्यूअर मेथड्स के अंदर हमने नए नए हमने जो है सॉल्वेंट ढूंढे, नए नए हमने जो है एसिड ढूंढे, नए नए कॉम्बिनेशन लगाए. HNO3 भी मिला रहे हैं, HCl भी ढूंढा, H2SO4 भी लगाया, अकेला टाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड से उसे नींबू में डुबा के या सैलाइन वाटर के अंदर उसके अंदर डुबा के उसके, है ना, NaCl के सिर्फ उसी के अंदर डुबा के नहीं काम किया. तो न्यूअर मेथड्स में जो जोड़ा है, तो इम्पोर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन यहाँ पे नए मेथड से जो नए हमने जो है एसिड वगैरह ढूंढे हैं उनके कारण मिलाकर इन टोटलिटी में आज के हिसाब से देखा है. 4500 साल वाला तो पुराना वही एक नींबू के रस का और उसी का ही दे सकता था, मौसम्बी का, इसका उसका, या साबुन के घोल का खारे पानी के हिसाब से उसमें डाल दो, धीरे धीरे गलेगा. एक दिन में नहीं गलेगा, 1 महीने में गलेगा, 6 महीने में गलेगा, है ना. तो न्यूअर मेथड के अंदर हमने स्पीड बढ़ाई है और वर्क पीस के और मटेरियल को हमने इंक्लूड किया है, तभी इस प्रोसेस को हम जो है कर पा रहे हैं. बहुत सारे मेथड, बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर ये न्यूअर मेथड्स के अंदर हुआ. अदरवाइज 4000 साल से तो प्रोसेस चल ही रही थी. What are the important design considerations for electrochemical machining and grinding? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन की बात कर रहे हैं और ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं. सेम डिजाइन कंसिडरेशंस. डिजाइन कंसिडरेशंस में क्या क्या आएगा?
कि हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जो पॉइंट्स हैं, वी हैव टू ऐड इंक्लूड दोज पॉइंट्स हियर। क्या इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, क्या कितना करंट होना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, टाइमिंग क्या रहेगा, उसका फोर्स कितना रहेगा, विस्कोसिटी कितनी रहेगी, एब्रेसिव जो है उनका साइज क्या रहेगा, परसेंटेज उसकी कंसंट्रेशन एब्रेसिव की उसके अंदर कितनी रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्लीनिंग कैसे करूंगा, कूलिंग का फैक्टर कितना रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें डिजाइन कंसिडरेशन के अंदर आएगी और इन सबको हमको उसमें ऐड करना पड़ता है। फिर अगर मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, तब इसका मतलब क्या है, मेरी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। इट मीन्स आइदर वी हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग एब्रेसिव और द रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, wrong current setting, wrong voltage. We are not giving the proper time. Our design shape is wrong. The insertion or the addition of the electrolyte addition, that is not correct. वो किस वे से होना चाहिए था, इनवर्ड होना चाहिए था, अपवर्ड से आना चाहिए, डाउनवर्ड से आना चाहिए, साइड से आना चाहिए, फ्लशिंग होना चाहिए, डिपिंग वाला होना चाहिए, फोर्स्ड होना चाहिए, कई मेथड्स हैं उसके, जेट सिस्टम से होना चाहिए, किस तरीके से मुझे करने का है। जेट का मतलब टूल को यूज नहीं कर रहा हूँ, टूल के थ्रू कोई फ्लो नहीं हो रहा है, सिंपल जेट से आया दूसरे साइड निकल गया, और टूल में से ही फ्लो हो रहा है तो इधर से आएगा तो साइड से निकलेगा, साइड से आएगा तो टूल के अंदर से ऊपर से जाएगा। क्या मेरा टूल जल्दी खराब हो रहा है, मेरे को जो है उसके ऊपर जो है इंसुलेटर लगाने के थे, ये चीज मेरे को देखने की, ये चीजें डिजाइन कंस्ट्रक्शन में आती है कि इंसुलेटर कैसा लगेगा, उसकी इंसुलेटर की खुद की थिकनेस कितनी रहेगी, ये चीजें मेरी डिजाइन कंसिडरेशन के ऊपर आती है। अच्छा, उसके अलावा एक ये है ना, एक मिनट, इसके बाद में ये एक न्यूमेरिकल आया है, ए राउंड होल 12 मिलीमीटर इन डायमीटर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ए टाइटेनियम अलॉय ब्लॉक, है ना, टाइटेनियम अलॉय ब्लॉक बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग using a current density of 5 ampere per mm square. Estimate the time required for machining a 15 mm deep hole, assuming that the efficiency is 92% of the electrolyte. Assuming C for specific material is 1.5 mm cube per ampere per minute. ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के अंदर आपको जो है इसका एक फार्मूला दिया था, याद है किसी को, ClN/A एक दूसरी बुक से देख रहा हूँ, इसमें से देखता हूँ। है इलेक्ट्रोकेमिकल,
ये आपको कोर्स मटेरियल के अंदर दिया है, इसमें जैसे उसके अंदर है इसका फॉर्मूला, उसमें देखें आप। है ना, आपको अपने आप करना है इसलिए मैंने नहीं दिखाया, है ना। फार्मूला उसी डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर है, और उसमें ये जो सी दिया हुआ है ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा उसने एक बार में दे दिया है। न्यूमेरिकल में आपको ये दे के रखेगा वो, है ना। और नेक्स्ट वाला है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एब्रेसिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इस चीज को गौर से सुने आप, है ना, ये क्या चीज है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एब्रेसिव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग कैसी है, वर्क पीस है, ये मेरा व्हील है, चल रहा है। व्हील कैसा डिजाइन किया हुआ रहता है, क्या उसमें आपने एब्रेसिव भी है, सब कुछ है, और लाइनिंग भी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और बीच बीच में ऐसे उसके ऊपर इस तरीके से एक एक करके लाइनिंग जो है, और उसके बीच में जब मैंने स्लरी डाली है तो उसमें वो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, और एब्रेसिव भी बीच में आ रहे हैं। तो एब्रेसिव का काम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के अंदर, लिसन केयरफुली, द ग्राइंडिंग इज डन बाय द केमिकल इज 90%, और 5% जो है मेरा दूसरे तरीके से होता है। तो जब 5, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल, ये जो एब्रेसिव जो है ये एक तरीके से नॉन कंडक्टिव होता है। और नॉन कंडक्टिव होता है, इसका मतलब क्या करेगा, जब ये बीच में आएगा व्हील के और इसके वर्क पीस के, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेरा ट्रिप होने लगेगा, इलेक्ट्रिकली रिमूवल कम हो जाएगा, और जो ग्राइंडिंग है और जो उस तरीके से केमिकली जो रिएक्शन जो हो रहा है, जो जिस तरीके से वो उसको निकाल रहा है, वो 90% निकाल रहा है। उसके लिए मुझे टाइम देने का है। और फिर वो जो जितना मटेरियल इकट्ठा हो गया उसको बहा के भी ले जा रहा है, रिमूव्ड वाले मटेरियल को, वहां पर वो एक तरीके से क्लीनिंग का काम भी कर रहा है ना। मटेरियल को नोच रहा है, मटेरियल पे रबिंग एक्शन कर रहा है, ज्यादातर टाइम पर वो एब्रेसिव के कारण निकालने के लिए मतलब जो है टाइम दे रहा है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कम देर के लिए आ रही है, ज्यादातर वो एब्रेसिव के कारण और ग्राइंडिंग व्हील के कारण, उसी के कारण ग्राइंडिंग हो रही है। तो उस तरीके से क्लीनिंग हो रही है, और इलेक्ट्रिकल मेथड से कम क्लीनिंग का टाइम दे रहा है वो, ये इसके अंदर आ रहा है।